Sixth History, Chapter 2. From hunting, gathering to growing food. Tushar's train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. तुषार की ट्रेन जर्नी. तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजन की वेडिंग को अटेंड करने के लिए. वो लोग ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे और तुषार को विंडो सीट मिल गई थी और वो बाहर के जो व्यूज था उनको देख रहा था. वो देखता है कि तेजी से जो पेड़ हैं और घर हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं. तभी उसके अंकल उसके शोल्डर को टैप करते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन्स सबसे पहले 150 इयर्स एगो यूज हुई थी, सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी और कुछ डिकेड्स पहले ही लोगों ने बसेस को यूज करना शुरू किया. तुषार एकदम हैरान रह गया कि जब लोग तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करते थे तो क्या वो अपना पूरा जीवन एक ही जगह बिता देते थे, वहीं बिता देते थे जहां पे उनका जन्म होता था. ऐसा नहीं था. The earliest people, why were they on the move? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. हमको पता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो लोग हैं वो लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले से रहते आ रहे हैं. लगभग 2 लाख साल पहले से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लोग रहते आ रहे हैं और वो लोग जो आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे रहते थे उनको हंटर गैदरर बोला जाता था. उनको हंटर गैदरर इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते थे, अपना खाना कैसे हासिल करते थे, बाय हंटिंग एनिमल्स और बाय गैदरिंग प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स. जनरली वो लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे. इसके अलावा मछली और जो बर्ड्स थे उनको पकड़ते थे और फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स को कलेक्ट किया करते थे. जो हंटर गैदरर थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और इसके पीछे कई रीजन थे. फर्स्ट रीजन क्या था कि अगर वो ज्यादा लंबे समय तक एक जगह पर रुकते थे तो वो उस जगह जो भी अवेलेबल प्लांट या एनिमल रिसोर्स होता था उसको खा लेते थे और इसीलिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था खाने की तलाश में. दूसरा जो रीजन ये था कि जो जानवर हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वो एक जगह नहीं रहते हैं. तो जो जानवर हैं या तो बड़े जानवर जो हैं जंगली जानवर या तो वो छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और वो शिकार की खोज में दूसरी जगह जाते हैं, या फिर जो वो जानवर हैं जो कि घास खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे डियर एंड वाइल्ड कैटल. तो ये लोग भी घास की तलाश में, पत्तियों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और इसीलिए जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे उनको इन जानवरों के मूवमेंट को फॉलो करना पड़ता था, इनके पीछे जाना पड़ता था. थर्ड रीजन ये है कि जो प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं
तो पेड़ों में, पौधों में अलग अलग समय पर फल लगता है और इसीलिए उन फलों को हासिल करने के लिए लोगों को एक सीजन से दूसरी सीजन अलग अलग पौधों की तलाश में, अलग अलग पेड़ों या फलों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। फोर्थ रीजन ये है कि लोगों को भी, पौधों को भी और जानवरों को भी, सबको पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। जो पानी है वो कहाँ पे मिलता है? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। और बेशक हमारे कंट्री में बहुत सारे जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पेरिनियल हैं। पेरिनियल मीन्स दे आर हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। ऐसी नदियां, ऐसे झील हैं जिसमें पूरे साल पानी पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वाटर रिसोर्स भी हैं, नदियां भी हैं जो सीजनल होती हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सीजन में पानी पाया जाता है बरसात के समय, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम वो सूखी होती हैं। तो ऐसे लोग जो कि सीजनल रिवर्स के किनारे रहते थे, सीजनल लेक्स के किनारे रहते थे, उन्हें पानी की तलाश में ड्राई सीजन्स में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ड्राई सीजन विंटर का भी हो सकता है और समर का भी हो सकता है। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब ये क्वेश्चन उठता है कि लगभग 20 लाख ईयर्स पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे लोग रहते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमते रहते थे। तो हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें ऐसी कई चीजें मिली हैं जिनको हंटर गैदरर बनाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट वन हु स्टडी एंशियंट रिमेन, जो एंशियंट पुराने समय की चीजों को स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उन आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते थे जो कि हंटर गैदरर बनाते थे। आर्टिफैक्ट एनीथिंग मेड बाय ह्यूमन बीइंग, इंसानों द्वारा बनाई गई किसी भी चीज को आर्टिफैक्ट कहा जाता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उस समय जो लोग 20 लाख ईयर्स पहले जो लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रहते थे, हंटर गैदरर्स, उन्होंने कुछ चीजें बनाई थी, यूज किया था और फिर वो चीजें आज जमीन में दबी पड़ी हैं, खुदाई के द्वारा उनको निकाला जाता है और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको स्टडी करते हैं, उनका साइंटिफिक एनालिसिस होता है। जो उस समय के लोग थे वो चीजें बनाते थे, कई उन चीजों को बनाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल करते थे। जैसे उनकी जो बनाई हुई चीजें थी वो स्टोन की भी बनी हुई होती थी, कुछ वुड की बनी होती थी, कुछ बोन्स की बनी होती थी। लेकिन जो पत्थर के जो टूल्स है, पत्थर के उन्होंने जो औजार बनाए थे वो ज्यादा समय तक सरवाइव करते हैं और वही आर्कियोलॉजिस्ट को मिले। उन्हीं जो आपका स्पेशली स्टोन टूल्स हैं और कुछ बोन टूल्स जो पाए गए हैं उनको स्टडी करके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हंटर गैदरर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। कुछ जो स्टोन टूल्स थे, जो पत्थर के हथियार थे, औजार थे, उनको बनाया जाता था। किस लिए बनाया जाता था? ताकि मीट और बोन को काटा जा सके, या फिर स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स, एनिमल स्किन्स को रिमूव करने के लिए, या फिर पेड़ों से जो उसका बार्क होता है उसको रिमूव करने के लिए ये स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। कई बार सब्जियों और फलों को, फ्रूट्स को और रूट्स को काटने के लिए भी ये स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। कुछ जो स्टोन टूल्स थे उनमें हैंडल अटैच होता था, उसपे हैंडल लगा होता था। स्टोन टूल्स में किसके हैंडल लगे हुए थे? या तो बोन के या फिर वुड के। और स्टोन टूल्स में हैंडल लगा के ये लोग उस समय स्पीयर्स, भाला बनाते थे, या एरो, ये आपका
तीर बनाते थे शिकार करने के लिए। दूसरे जो टूल्स थे, दूसरे जो ये लोग औजार बनाते थे, वो वुड को चॉप करने के लिए, ताकि उसका फायरवुड में इस्तेमाल किया जा सके, उसको फायरवुड की तरह से यूज किया जा सके। और इसके अलावा ये जो चॉप वुड होता था, इसको यूज किया जाता था किस लिए? हाथ झोपड़ी बनाने के लिए या दूसरे टूल्स बनाने के लिए। कुछ जो स्टोन टूल्स हैं उनको यूज किया जाता था, जैसे अगर आप फिगर में देखोगे तो फॉर डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को खोदने के लिए, गड्ढा वगैरह खोदने के लिए, ताकि ये आपका, जैसे यहाँ पर इडेबल रूट, इस पौधे की जड़ों को हासिल करने के लिए उसके आसपास की मिट्टी खोदी जा रही है स्टोन टूल से। दूसरा, ये स्टोन टूल्स, इनका इस्तेमाल स्टिचिंग क्लोथ्स, कपड़े को सिलने के लिए भी किया जाता था। उस समय जो क्लोथ्स थे, दे वर मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन्स, वो एनिमल स्किन्स का इस्तेमाल करके कपड़े बनाए जाते थे और उनको स्टिच करने के लिए भी स्टोन टूल्स को यूज किया जाता था। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, मैप 2, यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं जो कि रेड ट्रायंगल से मार्क किए गए हैं, जैसे भीमबेटका, हंसजी, कर्नूल केव्स। तो ये कुछ जो प्लेसेस हैं ये रेड ट्रायंगल से मार्क किए गए हैं, और आप कुछ ब्लू आपको स्क्वायर दिखाई देगा, जैसे बुर्जहोम, मेहरगढ़, महागढ़, कोलदीवा, चिरन। तो ये आपका जो रेड ट्रायंगल से मार्क प्लेसेस हैं, ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. तो जैसे हमने देखा कि उस पीरियड में स्टोन्स की वैल्यू थी और स्टोन टूल्स काफी इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो जानवरों का शिकार करने के लिए या फिर आपका स्किन को बॉडी से सेपरेट करने के लिए, या फिर ट्री से बार्क को सेपरेट करने के लिए, और फॉर डिगिंग ग्राउंड, तो और फॉर चॉपिंग फ्रूट्स और रूट्स। तो स्टोन टूल्स उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इसीलिए उस समय जो लोग थे वो ऐसे जगह खोजा करते थे जहां पे अच्छे क्वालिटी के स्टोन इजीली अवेलेबल हो सके। यहाँ पे भीमबेटका मैप 2 में आप देखो, रेड कलर का जो ट्रायंगल है, नाउ इट इज इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये वो ओल्ड साइट है, पुरानी जगह है, जहां पर केव्स और रॉक शेल्टर पाए जाते हैं। लोग जो थे उन नेचुरल केव्स को यूज करते थे रहने के लिए, क्योंकि ये जो नेचुरल केव्स थे वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते थे। किससे बचाते थे? बारिश से, गर्मी से, हवा से। और ये जो भीमबेटका ये साइट है, ये नर्मदा रिवर वैली के किनारे है। तो जो अर्ली सेटलमेंट्स थे वो रिवर वैलीज के किनारे डेवलप हुए थे। क्यों? ताकि उनको इजीली वाटर मिल सके वहां पे। वाटर रिसोर्स जो है, नर्मदा जो रिवर है वो एज अ वाटर रिसोर्स काम करती थी। यहाँ पर ये आपका रॉक्स भी इसलिए अवेलेबल थे ताकि वो अपने स्टोन टूल्स भी बना सके। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। ये आपका एक
रॉक शेल्टर से मिली हुई पेंटिंग है। और अगर आप पेंटिंग देखोगे तो उस समय जो केव्स थे जहां पे अर्ली पीपल रहा करते थे, तो उन्होंने उन केव की वॉल पर पेंटिंग बनाई है। कुछ जो वॉल पेंटिंग्स हैं हमें मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश के केव्स में दिखाई पड़ती हैं। जैसे आपका जो हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें, भीमबेटका साइट पे ये रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं। और इन पेंटिंग्स में वाइल्ड एनिमल्स को शो किया गया है, जंगली जानवर। और ये हंटिंग का सीन, नॉर्मली वाइल्ड एनिमल्स डिपिक्ट किए गए हैं और उसमें भी हंटिंग के सीन्स को ज्यादा डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पे देखो ये जो एनिमल है कितना एक्यूरेट ड्रॉ हुआ है। भीमबेटका, दैट इज रॉक शेल्टर, नेचुरल केव्स। Sites are the places where the remains of things, tools, pots, buildings etc. are found. तो ये आपका जो sites वो प्लेस हैं जहां पर पुराने समय की चीजें, पुराने लोग जो वहां पर रहते थे, कभी उनके बनाए हुए औजार, उनके बनाए हुए बर्तन या उनकी बिल्डिंग्स पाई गई हैं, तो इनको साइट्स बोला जाता है। ये वो जगह थे जहाँ पे पुराने समय में लोग रहते थे, बाद में उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, वहां पर रहना छोड़ दिया। ये जो चीजें थी उनके द्वारा यूज की गई चीजें समय के साथ वो जमीन में दब गई और कई बार इवन ये पानी के अंदर भी उनके द्वारा यूज की गई चीजें पाई गई। तो ये जो साइट्स हैं इनको ही आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सकवेट करते हैं और फिर साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कि पुराने समय में लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन साइट्स के थ्रू ही जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगाते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। फाइंड द करनूल केव्स ऑन मैप 2। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आपको करनूल केव्स दिखाए भी थे। तो करनूल केव्स जो हैं यहाँ पर ऐश के ट्रेसेस पाए गए हैं, यहाँ पे राख पाई गई है। तो यहाँ पे इन गुफाओं में राख का पाया जाना ये बताता है कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो आग का इस्तेमाल करना, आग को जलाना जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। आग का इस्तेमाल वो कई सारी चीजों के लिए करते रहे होंगे। रोशनी के लिए, मीट को भूनने के लिए, जानवरों को डरा के भगाने के लिए। जैसे आज हम लोग जो है फायर, इसका यूज कई वे में करते हैं। नेम्स एंड डेट्स। Archaeologists have given lengthy name for the time that we are studying. ये हम लोग जिस समय की बात कर रहे हैं कि आज से लगभग 20 लाख ईयर्स एगो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे कौन लोग रहते थे, तो उन लोगों के बारे में बताने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो काफी लंबे नामों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो अर्लीस्ट पीरियड है, जब से शुरुआती जो सबसे पहले का जो समय है उसको वो लोग डेजिग्नेट करने के लिए पैलियोलिथिक वर्ड यूज करते हैं। पैलियोलिथिक ये जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पैलियो इट मीन्स ओल्ड एंड लिथोस इट मीन्स स्टोन। So Paleolithic it means old stone age period. तो ये जो आपका पैलियो इसका मतलब ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। तो यहाँ पे जो नाम है ये किस चीज को की इंपॉर्टेंस को बता रहा है, स्टोन की इंपॉर्टेंस को बता रहा है कि उस समय
जो है स्टोन टूल्स बहुत सारे पाए गए। जो भी हथियार औजार पाए गए वो पत्थरों के बने हुए थे। तो उस समय लोग मेटल को यूज करना नहीं जानते थे। सबसे पहले जो अर्ली मैन थे वो स्टोन के बने हुए टूल्स को यूज करते थे। तो ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है, ये इसका समय कहां से कहां तक है? लगभग 2 मिलियन years ago to about 12,000 years ago। लगभग 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल तक का जो पीरियड है उसको पैलियोलिथिक पीरियड बोला जाता है। This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic। ये जो Paleolithic पीरियड है काफी लंबा पीरियड है, 20 लाख ईयर्स से 12,000 ईयर्स के बीच का जो पीरियड है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लोअर Paleolithic, मिडिल Paleolithic एंड अपर Paleolithic। और ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% टाइम कवर करता है। फिर 12,000 ईयर्स एगो क्लाइमेट में चेंजेस आने शुरू हो गए, मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया। और ये जो चेंज था 12,000 ईयर्स से लेकर के 10,000 ईयर्स के बीच में महसूस किया गया। तो ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए इस पीरियड में को नॉर्मली मेसोलिथिक पीरियड, मिडिल स्टोन एज पीरियड बोला जाता है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। ये जो मेसोलिथिक पीरियड है दैट इज मिडिल स्टोन एज पीरियड। मेसो इज मिडिल, लिथिक मीन्स अगेन स्टोन। तो मिडिल स्टोन एज पीरियड ये कहां से कहां तक है? 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स के बीच का जो टाइम है इसको मेसोलिथिक पीरियड बोला जाता है। मेसोलिथिक पीरियड के जो पत्थर के औजार पाए गए हैं वो छोटे थे, इनको माइक्रोलिथ बोला जाता था। माइक्रो मीन स्मॉल, लिथ मीन स्टोन। माइक्रोलिथ जो थे दे वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। तो जो माइक्रोलिथ्स थे इनमें इसको हैंडल में फिक्स किया जाता था। हैंडल बोन या वुड के बने होते थे और इससे आरी बनाई जाती थी, जो हसिया है वो बनाया जाता था। इसके अलावा जो पुराने वाले जो स्टोन टूल्स थे, पैलियोलिथिक पीरियड वाले स्टोन टूल्स थे, वो भी यूज में थे। इसके बाद 10,000 साल पहले फिर चेंजेस आने शुरू हुए। तो लगभग 10,000 ईयर्स एगो जो चेंज आया उसको नियोलिथिक पीरियड बोला जाता है। नियो मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, न्यू स्टोन एज पीरियड। तो न्यू स्टोन एज पीरियड जो है इसमें फिर कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिले। जैसे जो नियोलिथिक पीरियड है उसी समय इंसानों ने, ह्यूमन बींग्स ने खेती करना सीखा। मैप में आप लोग नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, इन पीरियड से रिलेटेड साइट्स आप उसको फाइंड करो, देखो। A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions। जैसे हमने डिस्कस किया कि लगभग 12,000 years पहले पूरी दुनिया में क्लाइमेट में चेंज देखने को मिला। अब वार्म कंडीशन, अब गर्मियां शुरू हो गई और कई सारे एरियाज में जब सर्दियां खत्म होती हैं, गर्मी वार्म पीरियड शुरू होता है, तो क्या होता है कि फिर ग्रास लैंड डेवलप हुए, हरियाली आई, बर्फ वगैरह पिघली, जिससे फिर जो ग्रास लैंड थे उनका डेवलपमेंट हुआ।
जब ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होगा तो आपको पता है जो उनको खाने वाले, ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके नंबर में इंक्रीज होगा। तो इसीलिए 12,000 ईयर्स के बाद कई सारे जो कैटल, शिप, गोट, डियर, एंटीलोप ये जो थे इनके नंबर में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला, जो ग्रास पे डिपेंड करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। और वो लोग जो इन जानवरों का शिकार करते थे, अब उन्होंने इन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। इनके पीछे जाकर के इनके फूड हैबिट्स को देखा कि ये लोग क्या खाते हैं, इनके ब्रीडिंग सीजन्स क्या हैं, और इस तरह से धीरे धीरे जो इंसान है उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना सीखा, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल हर्डिंग और रियरिंग ऑफ एनिमल। तो धीरे धीरे जो इंसान थे उन्होंने जंगली जानवरों को पालतू बनाना सीखा, उसका डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, जानवरों को पालना सीखा। और यही वो पीरियड था जबकि फिशिंग, मछली जो है पालन, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ये वो समय था जबकि कई जो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस थे जैसे वीट, बार्ले, राइस, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कई सारे पार्ट पे अपने आप उग जाते थे। जो आदमी, औरत और बच्चे इन ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे एज अ फूड, उन्होंने इनको भी फॉलो किया और धीरे धीरे उन्होंने ये जाना कि ये कहाँ पे उगते हैं, किस तरह से पकते हैं, कितना समय इनको पकने में लगता है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि किस तरह से इन पौधों को हम उगाएं, और इस तरह से धीरे धीरे जो लोग पहले हंटर गैदरर थे अब वो फार्मर्स बन गए। People, they could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. धीरे धीरे जो लोग थे उन्होंने जानवरों को अट्रैक्ट करना सीखा, उनको पालना सीखा। कैसे सीखा? वो उनके शेल्टर्स के आसपास फूड रख देते थे और धीरे धीरे फिर वो जो जंगली जानवर हैं खाने के लिए, या जो उनको खाना देता था वो उनके लिए हार्मफुल नहीं रहे, उनके पास आने लगे, और इस तरह से एनिमल रियरिंग की शुरुआत हुई होगी, जानवर पालने की शुरुआत हुई होगी। जो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया होगा वो डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर रहा होगा। सबसे पहले माना जाता है कि डॉग को ही सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया, या इसके वाइल्ड एंसेस्टर को डोमेस्टिकेट किया गया। बाद में धीरे धीरे जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो उन कैंप्स के आसपास आने लगे जहां पे इंसान रहा करते थे। धीरे धीरे इन जानवरों और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में नजदीकी बढ़ी और इंसान ने उन जानवरों को भी पालना सीखा। सबसे पहले डॉग को पालना सीखा, इसके बाद शिप, गॉट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग। ये जो सारे जानवर थे ये हर्ड्स में रहा करते थे, ये ग्रुप में रहा करते थे, ज्यादातर ये लोग घास खाते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने जब इनका डोमेस्टिकेशन शुरू किया, इनको पालना शुरू किया, तो उन्होंने इन जानवरों को दूसरे जंगली जानवरों से, उनके अटैक से बचाना भी, प्रोटेक्ट करना